भारत में कविता की शिक्षा देने का कार्य भी कवि करते रहे हैं, इसलिए उन्हें कवि शिक्षक भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि ने कविता कैसे लिखी जाए शासकों को, राजा महाराजाओं को यह भी सिखाया कि कविता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, काव्य के अंग क्या होते हैं, कविता निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कविता की शिक्षा यह कवियों द्वारा भी दी गई है, शास्त्रज्ञों द्वारा भी दी गई है। इसी प्रकार से अन्य अनुशासनों में भी हम शिक्षा और शिक्षक की भूमिका इसको देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, यानी शिक्षक विधिवत स्कूल या कॉलेज में ही हो यह आवश्यक नहीं होता। शिक्षक घर में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, परिकर में, परिवार में भी हो सकता है। वह अपने अनुभव से अपने परिवार के सदस्यों को, समाज के सदस्यों को उचित अनुचित का, ग्राह्य और त्याज्य का बोध कराता है। जैसे कवि लिखता है, रोज मुलैठी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। अब ये है तो एक सामान्य शिक्षा, लेकिन सामान्य शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी को अस्वस्थ होने का कारण कफ दिखाई देता हो, वात, पित्त और कफ ये तीन तत्व हैं जिनके संतुलन से शरीर स्वस्थ रहता है। यदि एक भी तत्व असंतुलित हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो व्यक्ति को रोग का सामना, अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है। इसलिए कवि कहता है कि नित्य प्रति मुलैठी का सेवन कीजिए, उसे चूसते रहिए, क्योंकि मुलैठी एक ऐसा पदार्थ है जिससे कफ जो है वो शरीर से बाहर निकल आता है। और उसका एक और परिणाम यह कि कंठ भी अवरुद्ध नहीं होता, सुरीला हो जाता है, और आप जो भी वाणी बोलते हैं वो सबको सुहानी लगती है। इसी तरह कवि यह भी कहता है, भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान। अब आप देखिए कि ये जो जीवन अनुभव है यह भी वास्तव में एक शिक्षक की भूमिका में हमारे सामने आता है। यदि हमने भोजन किया है और उसे पचाना है तो उसके लिए घर की रसोई में हम सौंफ, गुड़, अजवाइन आदि इनका सेवन करें तो मजबूत से मजबूत अपाच्य जो वस्तु है वह भी पच जाती है। तो इस तरह से पूरे संसार को, पूरे जगत को तमाम ऐसे जीवन अनुभवों से निश्रित, निष्कर्ष रूप में प्राप्त जो तत्व हैं उनको कवि ने शिक्षण के माध्यम से हमारे सामने रखा है। रक्तचाप बढ़ने लगे, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। अब अगर ब्लड प्रेशर को या रक्तचाप को ठीक करना हो, घटाना हो, तो कवि कहता है कि चाय का जो अत्यधिक सेवन है उसे छोड़ देना चाहिए। अब ये उनके जीवन अनुभव हैं जिसके माध्यम से वह शिक्षा दे रहा है। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजे रात में जैसे रंक सुरेश। यानी सुबह का खाना हमें राजकुमार की तरह खाना चाहिए, भरपूर खाना चाहिए। दोपहर का भोजन राजा की तरह खाना चाहिए। राजा की जो डाइट है, जो खुराक है, वो राजकुमार की तरह नहीं होगी, कम हो जाएगी। और रात्रि में जो भोजन है वो एक रंक की तरह, एक गरीब की तरह कम से कम खाना चाहिए। कुल मिलाकर यह भी शिक्षा है। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवनचर्या को यदि ठीक रखना है तो हमें इन तमाम
सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का, नियमों का पालन अनुपालन करना होता है। घूंट घूंट पानी पियो, रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अब अगर एसिडिटी का यानी तमाम तरह की गैस आदि की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मोटापा हो, उस समस्या का निदान यदि आप घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो उससे आपको तनाव में भी मुक्ति मिलेगी और तमाम तरह की यह जो एसिडिटी की समस्या होती है, मोटापे की समस्या होती है, वह भी दूर हो जाएगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि यह जो जीवन अनुभव से निश्रित निष्कर्ष हैं वो भी शिक्षा के सूत्र बनकर हमारे सामने आते हैं। स्वास्थ्य शिक्षक समाज से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा का, उससे जुड़े हुए कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकेत करते हुए अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। वे स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को जानकारी प्रदान करता है, लोगों को स्वस्थ रहने के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करता है, उन्हें अवगत कराता है और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा से उन्हें लाभान्वित होने के अवसर भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे कुछ विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जनता को हम न केवल स्वस्थ रख सकते हैं, ऊर्जावान भी बनाकर रखा जा सकता है। विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट व्याधियों से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की, विशिष्ट शिक्षकों की मदद ली जाती है। उन्हें इनसे निदान पाने के उपाय भी दिए जाते हैं। हर स्कूल में, शैक्षिक संस्थान में, कॉलेज और तमाम तरह की ऐसी शिक्षण प्रशिक्षण की संस्थाओं में अब शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। व्यायाम, योग आदि के शिक्षक भी तमाम तरह की शिक्षा से लाभान्वित करने के अवसर अपने देशवासियों को, विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को प्रदान करते हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज में इस तरह के विषय कम से कम एक शिक्षक की जरूरत से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उनका कार्य विद्यार्थियों को व्यायाम के जरिए स्वस्थ रहना और खेल के प्रति उनकी दिलचस्पी जागृत करना, बढ़ाना, यह भी रहता है। हम जानते हैं कि मानसिक विकास या संतुलन या स्वास्थ्य यह भी जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य यह भी जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ तो कवियों ने ये बात कही है। वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब कवि एक शिक्षा दे रहा है कि केवल साहित्य से, कविता से उपदेश मात्र ना हो, कोरा उपदेश ना हो, कोरा मनोरंजन ना हो, और अगर मनोरंजन है तो साथ साथ उसमें ज्ञानवर्धक, मार्ग प्रशस्त करने वाले बिंदु और बातें यानी उपदेश भी हो तो व्यावहारिक हो। शिक्षा में साहित्य की प्रासंगिकता सदा सर्वदा से रही है। साहित्य का शाब्दिक अर्थ ही है सहभाव से युक्त, यानी वह भाव जो जनहित को, लोकहित को प्रोत्साहित करता है। इसलिए सहभाव शब्द और अर्थ के मध्य वह विद्यमान रहता है। साहित्य की परिभाषा इतनी बड़ी, इतनी व्यापक होती है कि उसमें संपूर्ण जीवन, मानव जीवन को समाहित किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक प्रतिष्ठित समालोचक है, उन्होंने तो लिखा भी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इससे आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाता है और साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करता है। ऐसे बहुत से चिंतकों, विचारकों ने, साहित्यकारों ने
समाज सुधारकों ने, भाषाविदों ने तमाम तरह की शिक्षा देते हुए हमें साहित्य की मूल धारणा क्या है, साहित्य का मूल उद्देश्य क्या है, इससे भी अवगत कराया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो यह भी लिखा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इस तरह हम देखें कि इन दोनों विद्वानों की परिभाषाओं को यदि हम केंद्र में रखें तो यह बात हमारे सामने स्पष्ट होती है कि साहित्य प्रगतिशील होता है, उसके अंतर्गत हमारे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण, सूक्ष्म और गहन ज्ञान इसका समावेश होता है, वह समाहित होता है। शिक्षा की बात करें तो वर्तमान संदर्भ में उसे बेहद संकुचित अर्थों में देखा जाने लगा, जबकि शिक्षा का अर्थ बहुत विराट, बहुत व्यापक है। वह स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं है, जैसा कि अक्सर स्कूली ज्ञान तक या कॉलेज के ज्ञान तक या महाविद्यालय के ज्ञान तक हम उसे सीमित कर लेते हैं। ज्ञानवान मनुष्यों का यह मानना है कि व्यक्ति की शिक्षा जीवन के नैरंतर्य के साथ साथ आगे बढ़ती है। बच्चा जन्म लेता है तो मां की गोद से वह शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या त्याज्य है, इसकी शिक्षा, इसलिए पहला गुरु, पहला शिक्षक मां को ही माना जाता है। और साहित्य की प्रासंगिकता को कदापि नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि साहित्यकार गुरु की महत्ता को जब रेखांकित करता है, गुरुदेव को अंग के रूप में संतों ने जिस तरह से विशाल और विराट रूप में लिखा, सिख धर्म में 10 गुरुओं की जो महत्ता है, इसलिए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें उनकी सारी रचनाएं संकलित हैं। तो गुरु के महात्म्य को वहां भी बहुत खूबी के साथ रेखांकित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर अपने काव्य संग्रह चक्रवाल की भूमिका में तो यहां तक लिखते हैं कि बुद्धि पर जमी हुई पपड़ियां विज्ञान के शोधों से टूटती हैं, किंतु मनुष्य के हृदय पर जमी हुई पपड़ियों को तोड़ने का काम नाटक, उपन्यास, चित्र, संगीत और कविताएं ही करती हैं। इसका मतलब है कि इन सब का मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्व है। एक संवेदनशील और राष्ट्रभक्त नागरिक के लिए इन सब की महत्ता को कवियों ने, चिंतकों ने रेखांकित किया। साहित्य इन्हीं पपड़ियों को तोड़ता है, एक संवेदनशील मनुष्य का गठन करता है, उसको गढ़ता है, उसका निर्माण करता है, जिसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन अमानवीय होते जा रहे समाज को हमेशा दिखाई देती है। शिक्षा में साहित्य की प्रासंगिकता इस बात से भी जुड़ी है और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि छात्रों की मानसिक परिधि और दृष्टिकोण को विस्तार प्रदान करने का काम भी शिक्षा ही करती है। छात्रों को सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता और समता के भावों की ओर अग्रसारित करने का काम भी शिक्षक, गुरु और साहित्य करता है। प्रेमचंद का कथन है कि साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहां ज्ञान और उपदेश असफल हो जाते हैं, वहां साहित्य बाजी मार लेता है। शिक्षा के अंतर्गत जाने और आने वाले अनेक विषयों के ज्ञान से मनुष्य उच्च पद, वही नौकरी, बड़ी नौकरी, शानो शौकत, इन सब को प्राप्त कर लेता है। परंतु साहित्य जो मानवीय करुणा, संवेदनशीलता, सद्भाव, एकात्म, भाषाई ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, संयम, सौहार्द, इन सब को प्रदान करता है, वह कोई भी वैज्ञानिक साहित्य प्रदान नहीं कर सकता। मित्रों, इस बात से हम इसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं कि साहित्य का अपना एक धर्म है, भाषा का अपना एक धर्म है, अन्य अनुशासनों की अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। उन सब की सटीक जानकारी हमें कवियों, चिंतकों, विचारकों के द्वारा हमारे पास पहुंचती है, मिलती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शिक्षा आधारित विचारों पर
यदि हम दृष्टि डालें तो पश्चिमी शिक्षा अभ्यासकर्ताओं के प्रति व्यक्तिवाद और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का भाव दिखाई देता है। तब से छात्रों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। वे आत्मा और अलग से होने या कुछ करने से पहले वो किसी तरह का भय सामना नहीं करते। वो अलग से तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। गलतियां, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा छात्रों की गलतियों को सकारात्मक रूप में देखा जाता है और सीखने का उसे एक उपाय, उसे एक मार्ग बताया जाता है। इसलिए मित्रों, एंसर्ट रेनॉन एक विद्वान है, उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि स्कूल का सबसे सीधा लड़का भी अब उस सत्य को जानता है जिसके लिए आर्किमिडीज यानी गणितज्ञ ने अपना जीवन विद्यार्थियों के लिए बलिदान कर दिया था। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा की जड़ भले ही गहरी और कड़वी हो, लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं और शिक्षक उस वृक्ष को सिंचित करता है, क्योंकि बीज वपन के बाद उसका लालन पालन करने का काम भी शिक्षक ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु जो है वह बहुआयामी होता है, बहुदिशागामी होता है। गुरु वह है जो केवल जड़ को सिंचित नहीं करता, जड़ के माध्यम से वो पूरे तने को सिंचित करता है, उसके पत्तों को पल्लवित करता है, उसके पुष्पों को पुष्पित करता है और उसके फल को फलित होने में मदद भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा की जड़ भले ही कड़वी प्रतीत होती हो, लेकिन होती नहीं कड़वी, वह मीठे फल देने वाली होती है। एक उदार समाज के मूल में उदार शिक्षा होती ही है और एक उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण का कार्य होता ही है। इसलिए तमाम तरह के ऐसे कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब तक उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होती हैं और ये स्वाभाविक है, इसी से हम शिक्षा लेते हैं। इसलिए गलतियां भी हमारी शिक्षक बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा पर दृष्टि डालें तो संस्थागत शिक्षा के पूर्व एक देश में संगीत की शिक्षा विद्यालयी रीति से न देकर गुरु शिष्य परंपरा अनुसार दी जाती है। गुरु जिस प्रकार चाहता है शिष्य को सिखाता है। प्राय गुरु से प्रश्न का अधिकार शिष्य को नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई शिष्य प्रश्न करने की हिम्मत भी करे तो गुरु आगे की शिक्षा उससे प्राप्त करते हुए उसे वंचित न रह जाए, अवगत कराते हुए उसे जोड़ता है। संगीत की शिक्षा देने का भी कोई निर्धारित विधि विधान होता नहीं है, किंतु सब कुछ गुरु पर निर्भर करता है कि वह गीतों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और अन्य कलाओं के माध्यम से वह अपने विद्यार्थी को, अपने नागरिकों को शिक्षित करता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के उपरांत हमें अनेक सामाजिक ग्रंथ प्रदान किए, जिसमें तत्कालीन संगीत की स्थिति ज्ञात होती है। संगीत वह कला है जिसे शिष्य अपने गुरु के सम्मुख बैठकर ही सीख सकता है। गुरुओं की विभिन्न शैलियों के आधार पर इन घरानों जो कि संगीत के घराने हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया भी हमारे सामने आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, उन्होंने एक प्रकार से नारायण भातखंडे के द्वारा हुए संगीत को हमारे सामने प्रतिपादित किया। 1901 में लाहौर में तथा 1927 में लखनऊ में सामाजिक या म्यूजिक कॉलेज की स्थापना सामाजिक दृष्टि से की गई। विशाल जलनिधि के समान
संगीत का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक और घर जो है वो बहुत बड़ा हो गया, गहरा हो गया। विशालता, गूढ़ता और गहराई ने संगीत में शोध कार्य की सीमाओं को अत्यधिक विस्तार दिया। युग दृष्टा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित दिगंबर परुस्कर ने आधुनिक युग में शोध प्रविधि को जागृत किया। उन महापुरुषों ने काल और समाज के भावी परिवर्तनों का अनुमान लगाते हुए संसार में घरानेदार पद्धति में संशोधन भी किया। इस तरह मित्रों, सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में हम गुरुओं की भूमिका को, शिक्षकों की भूमिका को विधिवत देख पाते हैं। हिंदी फिल्म जगत में अभिनेताओं के शिक्षक के किरदार को हमने बार बार समय समय पर अनेक फिल्मों में, अनेक पिक्चरों में देखा भी है। उन शिक्षकों के प्रति दर्शकों का, पात्रों का भरपूर स्नेह, प्यार और सम्मान मिलता है, क्योंकि शिक्षक के बिना राष्ट्र के विकास की परिकल्पना संभव नहीं होती। सन 1954 में प्रदर्शित फिल्म जागृति, उससे लेकर हाल ही में प्रदर्शित होने वाली अनेक फिल्में जैसे आरक्षण, यहाँ तक कि पूरी यात्रा को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पहले पर्दे पर बखूबी पेश किया जाता है चरित्र को, कथा को, कथा वस्तु को। व्यक्ति के जीवन में माता पिता के बाद यदि सर्वाधिक प्रभाव किसी अन्य का होता है तो वह निश्चित रूप से शिक्षक का ही होता है। इसलिए शिक्षक पर आधारित या निर्मित पिक्चरों को, सिनेमा को जब हम देखते हैं तो उनके प्रति हमारे मनोमस्तिष्क में श्रद्धा का भाव जागृत होता है। निस्वार्थ भाव से अपने छात्रों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की राह शिक्षक ही दिखाते हैं। 1954 में जागृति संभवतः पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें शिक्षक और छात्र के रिश्तों को बड़े पर्दे पर बहुत खूबी के साथ दिखाया गया था। अभी भट्टाचार्य उसके नायक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए थे। उसी में यह गीत था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। और ऐसे बहुत से गीत बाद की अनेक पिक्चरों में भी हमने देखे। 1955 में राज कपूर के बैनर तले बनी श्री 420 भी इसी का एक प्रमाण है। वहां भी तमाम तरह के ऐसे गीतों से, संगीत से, नृत्य आदि से हमने समाज को शिक्षा दी। ऐसे ही संगीत आदि के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चाहे वो पड़ोसन फिल्म हो या परिचय फिल्म हो, जिसमें बच्चों को जो कि माता पिता से वंचित हो जाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, उनको संवारा जाता है, पाला पोसा जाता है। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं। इम्तिहान है, संजय लीला भंसाली ने ब्लैक फिल्म बनाई, चुपके चुपके, कस्मे वादे, 2 और 2 5, आरक्षण, बुलंदी, मोहब्बतें, तारे जमीन पर। ऐसी अनेक पिक्चरों को हम देख सकते हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षक और शिक्षा की वस्तुतः सही सही बोध या अर्थवत्ता को समझ सकते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से शिक्षक दिवस के अवसर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक ही हैं जो पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को संवारने का, सजाने का, उन्हें संशोधित, संवर्धित करने का, उनका एक प्रकार से निखार कर एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे समाज के रूप में निर्मित करने का काम करते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।